Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well and preparing sincerely for your exam. So today we are starting chapter number 8, which is about non-violent movement. And we have already covered the previous chapters so far, so make sure you have watched them before for better understanding, okay? If not, you can find it in the playlist or the I button or description. Okay, so let's begin with the chapter एंड इंट्रोडक्शन एंड डोंट वरी मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में नहीं बोलने वाली मैं हिंदी में भी बोलूँगी। तो देखो अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेसिकली ये बताता है कि गांधी जी के नॉन वायलेंस वाले और ट्रूथ वाले आइडियाज सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल्स तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि आज भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। कैसे? फर्स्ट देखो, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल ने प्रूव किया कि बड़े से बड़ा चेंज बिना वायलेंस के भी पॉसिबल है। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंट हुई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई वायलेंट वॉर लड़ी। गांधी जी ने ये दिखाया कि एकदम पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर को भी बिना खून बहाए हराया जा सकता है। उसका पूरा स्ट्रगल बेस्ड था अहिंसा विच इज़ नॉन वायलेंस और सत्य यानी ट्रूथ पर। गांधी जी ने सालों तक पीसफुल प्रोटेस्ट लीड किए। उनके वेपन्स कभी गन या एक्सप्लोसिव नहीं थे। वो हमेशा रिलाई करते थे ट्रूथ पर, सैक्रिफाइस पर, नॉन वायलेंस पर और सेल्फलेस सर्विस पर एंड कॉपरेशन। इन 5 चीज़ों के बलबूते गांधी जी ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। ये सब उनके मूवमेंट का मॉरल बेस था। तो बेसिकली आज भी नॉन वायलेंट एक्शन उतना ही पावरफुल है। मॉडर्न वर्ल्ड में आज भी लोग इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन, ह्यूमन राइट्स इशू के अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। ये मॉडर्न नॉन वायलेंट एक्टिविज्म लार्जली गांधी से इंस्पायर्ड है। तो बेसिकली देखो, गांधी जी का एक क्लियर मैसेज है। देयर इज देखो, ब्रेव बनो, वायलेंट मत बनो। गांधी जी कहते हैं करेज होना चाहिए, कोवर्डनेस नहीं, वायलेंस बिल्कुल नहीं। अपने आप अपने लिए स्टैंड लो, अपने अपना स्टैंड स्ट्रांगली रखना चाहिए, बट बिना हेट और बिना हार्म के। अब देखो, गांधी जी हमेशा कहते हैं देयर इज नो गॉड हायर देन ट्रूथ, मतलब ट्रूथ जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म है मॉरल स्ट्रेंथ का। गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस का मतलब सिर्फ किसी को ना मारना नहीं था। बहुत लोग सोचते हैं कि अहिंसा यानी कोई फिजिकल वायलेंस नहीं, बट गांधी जी के लिए ना ही गुस्सा करना, ना ही हेटरेट फैलाना, ना ही रिवेंज लेना, ना ही सेल्फिशनेस, ये सब नॉन वायलेंस का पार्ट था। उनका फोकस था मेंटल और इमोशनल प्योरिटी पे। ओके, तो उन्होंने अहिंसा, नॉन वायलेंस और सत्य यानी कि ट्रूथ के साथ मिलकर सत्याग्रह बनाया, जिसका सिंपल मीनिंग क्या है? ट्रूथ को पकड़कर इनजस्टिस का मॉरली अपोज करना। इसमें कोई वेपन, कोई हेट्रेट, कोई मॉरल बेसिकली कोई वेपन किसी हेट्रेट का यूज़ नहीं होता, सिर्फ मॉरल करेज से और इनजस्टिस को एक्सपोज करने के लिए सेल्फ सफरिंग यूज़ की जाती है। ब्रिटिश को चैलेंज करने के लिए यही मेथड इतना पावरफुल था। डेमोक्रेसी आने के बाद भी प्रॉब्लम्स गायब नहीं हुई। 1947 के बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया डेमोक्रेटिक बनी, बट प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन, पॉलिटिकल प्रेशर, ह्यूमन राइट्स इशू आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए गांधी जी के आइडियाज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी रेलिवेंट है। इन मॉडर्न इंडिया को प्रोटेस्ट भी गांधी से इंस्पायर्ड है। लाइक मॉडर्न इंडिया के भी प्रोटेस्ट हुए कुछ, जो गांधी जी के जाने के बाद हुए हैं, जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं करप्शन के अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट, सोशल इश्यूज के अगेंस्ट। तो वो सभी लोग कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं? गांधीयन मेथड्स को। तो गांधी जी की आइडिया ने एक नए सोशल ऑर्डर की फाउंडेशन रखी। उनका फिलॉसफी था सोसाइटी को फेयर बनाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली सॉल्व करती है, सिटीजन को मॉरल करेज देती है और पॉलिटिकल लाइफ में एथिकल वैल्यूज इंट्रोड्यूस करती है। इसीलिए इंडिया के सोशल मूवमेंट्स में उनका इन्फ्लुएंस आज भी इतना स्ट्रॉन्ग है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन से बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग पढ़ने क्या वाले इस चैप्टर में। सो बेसिकली गांधी जी ने दिखाया कि एक नेशन बिना वायलेंस के भी फ्री हो सकता है। उनका फोकस ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सैक्रिफाइस एंड सेल्फलेस सर्विस पर था ना।
और नॉन वायलेंस सिर्फ किसी को ना मारना नहीं बल्कि हेट्रेड, रिवेंज और एंगर को भी रिजेक्ट करता है। सत्याग्रह मॉरल करेज से इनजस्टिस को चैलेंज करता है और इंडिया डेमोक्रेसी बन गई। बट इश्यूज जैसे इनइक्वालिटी, करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन आज भी एग्जिस्ट करते हैं। आज के प्रोटेस्ट और सोशल मूवमेंट गांधी के नॉन वायलेंट प्रिंसिपल्स से ही इंस्पायर होते हैं। उनके आइडियाज एक पीसफुल और फेयर सोसाइटी की फाउंडेशन बनती है। ओके ओके, ग्रेट। तो चलो टॉपिक 2 पढ़ते हैं, विच इज़ अबाउट द नेचर ऑफ नॉन वायलेंट मूवमेंट। वैसे तो ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी नॉन वायलेंट मूवमेंट्स के नेचर को। देखो, ये टॉपिक बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि नॉन वायलेंट मूवमेंट कौन से प्रिंसिपल पर चलती है और किस वजह से पावरफुल होती है। यहाँ दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, फर्स्ट है डिसरप्शन एंड सेकंड है डिसिप्लिन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स लगते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीमोरोन बोला गया है। बट गांधी जी ने दिखाया कि इफेक्टिव नॉन वायलेंस तभी होती है जब डिसरप्शन और डिसिप्लिन दोनों साथ चलते हैं। अब कैसे, चलो स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। सबसे पहले जो नॉन वायलेंट मूवमेंट होता है, डिसरप्शन की ज़रूरत होती है। डिसरप्शन का सिंपल मतलब है सिस्टम को डिस्टर्ब करना ताकि इनजस्टिस विजिबल हो जाए। ये डिस्टरबेंस वायलेंस नहीं होता, पर वो इतना इम्पैक्टफुल होता है कि लोग नोटिस करने लगते हैं। बेसिकली लोग नोटिस करने पर मजबूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए डिसरप्शन के हैं, मास बॉयकॉट्स, सिविल डिसोबीडियंस जिसमें लॉ को, इन अनजस्ट लॉ को रिफ्यूज किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, पिकेटिंग। पिकेटिंग यानी जो बिल्डिंग के बाहर स्टैंड्स लेके, मतलब बेसिकली स्टैंड अप होते हैं साइंस के साथ। सिट इन्स यानी बैठ के जो प्रोटेस्ट करते हैं। फिर नॉन कॉपरेशन, जैसे टैक्स देने से मना करना, अनफेयर पॉलिसीज को फॉलो नहीं करना, ये सारे एक्शंस सोसाइटी को शेक करते हैं, पर पीसफुल तरीके से। ओके, सो डिसरप्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? डिसरप्शन का मेन काम होता है ध्यान अट्रैक्ट करना। जब लोग अनफेयर लॉज या इनजस्टिस के अगेंस्ट कलेक्टिव एक्शन लेते हैं तो क्या होता है, गवर्नमेंट का अटेंशन मिलता है, मीडिया इशू को कवर करती है, सोसाइटी के लोग इनजस्टिस को क्लियरली देख पाते हैं, अनफेयर रूल्स की अथॉरिटी चैलेंज होती है। नॉन वायलेंट डिसरप्शन एक तरह का पावरफुल प्रेशर होता है जो बिना अग्रेशन के भी सिस्टम को रीथिंक करने पर मजबूर करता है। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में, वो है यूएस सिविल राइट्स मूवमेंट। तो बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, लाइक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें क्या था, अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट ने नॉन वायलेंट डिसरप्शन का परफेक्ट यूज़ किया था। इसमें अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट थी। इसके दो मेजर प्रोटेस्ट थे, बस बॉयकॉट, ब्लैक कम्युनिटी ने बसेस लेना बंद कर दिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इकोनॉमिकली क्रिपल हो गया, इससे सेग्रीगेशन की अनफेयरनेस सबके सामने आ गई। दूसरा था लंच काउंटर सिटेंस, स्टूडेंट्स क्वाइटली वाइट्स ओनली काउंटर पर जाके बैठ जाते थे। जो वाइट्स ओनली काउंटर था, दे डिडंट फाइट, उन्होंने मतलब कोई फाइट नहीं की, आर्ग्यू नहीं किया, बस पीसफुली बैठ जाते थे। रिजल्ट क्या आया, सारे वर्ल्ड को रेसिज्म की क्रुएलिटी दिखी, गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ा, पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनता है पीसफुली बैठने से भी एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया जा सकता है। और ये एग्जाम्पल बेसिकली था अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट्स का, जो यूएस सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अब देखो, नॉन वायलेंस जो है अट्रैक्ट करता है लोगों को, ना कि आर्म्ड मूवमेंट को। वायलेंट मूवमेंट्स में आर्म्स चाहिए, रिस्क ज़्यादा होता है, सिर्फ लिमिटेड लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट नॉन वायलेंस सबको इंक्लूड करता है, वेमेन्स, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, एल्डर लोग, कॉमन सिटीजन। इसीलिए नॉन वायलेंट मूवमेंट्स मैसिव स्केल पर ग्रो होते हैं और और ज़्यादा पावरफुल होते हैं आर्म्ड स्ट्रगल से। तो नॉन वायलेंट कैंपेन्स चैलेंज करते हैं स्टेट्स को। नॉन वायलेंट बेसिकली मूवमेंट के ना कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं। कॉपरेशन विड्रॉ कर दो, इनजस्टिस खुद टूट जाएगी। बेसिकली यहाँ कॉपरेशन, जो लोग कॉपरेट करते हैं इनजस्टिस के साथ, उन्हें कॉपरेट नहीं करना है, नॉन कॉपरेशन बेसिकली। इससे वो चैलेंज करते हैं स्टेट को, अनफेयर लॉस को फॉलो करने से मना करके, इंस्टीट्यूशन को मॉरली क्वेश्चंस करके, पब्लिकली इनजस्टिस को एक्सपोज करके। जब हज़ारों लोग एक साथ अनजस्ट लॉ फॉलो करने से मना करते हैं तो वो लॉ वीक नज़र आता है
और इससे रिड्यूस होता है मॉरल अथॉरिटी ऑफ एन अनजस्ट स्टेट। बट डिसरप्शन के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नॉन वायलेंस होता है फ्रीडम का डिसरप्शन नहीं। नॉन वायलेंस होता है कंट्रोल्ड डिसिप्लिन डिसरप्शन। ओके, डिसिप्लिन का मतलब है यहाँ वायलेंट रिएक्शन नहीं देना, प्रोवोकेशन पे भी काम रहना, पुलिस अटैक करे तो भी रिटेलिएट नहीं करना, लॉन्ग मार्चेस में पेशेंस रखना, सफरिंग को एक्सेप्ट करना और रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अगर प्रोटेस्टर वायलेंट हो जाएंगे तो मूवमेंट का मॉरल पावर जो है वही खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट को फोर्स यूज करने का एक्सक्यूज मिल जाएगा और पब्लिक सिंपैथी लूज हो जाती है। इसीलिए डिसिप्लिन नॉन वायलेंस का बैकबोन होता है। गांधी जी ने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था ट्रेनिंग और डिसिप्लिन में। गांधी जी के अकॉर्डिंग नॉन वायलेंस नेचुरल नहीं होती, ओके, ट्रेनिंग से डेवलप होती है। तो उन्होंने ट्रेनिंग सेशंस क्रिएट किए, कोड ऑफ कंडक्ट्स एंड रूल्स बनाए सत्याग्रहीज के लिए, राइट। तो उनका फोकस था सैक्रिफाइस पे, पेशेंस पे, इमोशनल कंट्रोल, गुस्सा नहीं करना, रिटेलिएशन नहीं करना, हेटरेट नहीं फैलाना। उनका गोल था एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो सफरिंग झेल सके, वो भी बिना वायलेंट बने। ये ट्रेनिंग ही नॉन वायलेंट को मॉरली इनविंसिबल बनाती है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो नॉन वायलेंट मूवमेंट सक्सेसफुल तभी होता है जब सिस्टम को पीसफुली डिसरप्ट किया जाता है, प्रोटेस्टर हाईली डिसिप्लिन्ड और सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, और डिसरप्शन इनजस्टिस को एक्सपोज करता है, और डिसिप्लिन मूवमेंट की मॉरल स्ट्रेंथ बनता है। ये दोनों मिलकर ही एक इफेक्टिव नॉन वायलेंट स्ट्रगल क्रिएट करते हैं। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नॉन वायलेंट मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इसमें बहुत सारे की सब टॉपिक्स हैं, बट लेट मी टेल यू, ये की सब टॉपिक्स ही अपने आप में ही टॉपिक्स है बड़े बड़े, बट डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, लिसन। तो नॉन वायलेंट मूवमेंट इंडिपेंडेंस के आफ्टर कब कब हुई थी, ये हम लोग जानने वाले हैं। तो एक छोटा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, तब भी देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे लैंडलेसनेस यानी कि लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, फार्मर डिस्ट्रेस था, किसान परेशान थे, पॉवर्टी थी यानी गरीबी, सोशल इनइक्वालिटी थी, ठीक है। उसके बाद लैंडलॉर्ड्स का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था और एग्रीकल्चर से बिल्कुल लो प्रॉफिट आता था। इन सारी प्रॉब्लम्स को बिना हिंसा यानी नॉन वायलेंस से सॉल्व करने के लिए बहुत पीसफुल मूवमेंट्स हुए। इसमें से दो मेजर मूवमेंट थे, भूदन मूवमेंट 1940s में जो हुआ, और न्यू फार्मर मूवमेंट। एक एक करके पहले हम लोग इन दोनों को कवर करते हैं। ओके, सबसे पहले भूदन मूवमेंट 1940s में जो हुआ, इसका मैं एक बैकग्राउंड बताती हूँ कि क्यों हुआ, जो आपके बुक में नहीं है। सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद गांव में ज़्यादा लोग गरीब किसान थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी। कुछ भी लैंडलॉर्ड्स के पास बहुत सारी ज़मीन थी। लैंडलेस लेबर बहुत मेहनत करते थे पर हमेशा गरीबी और कर्ज में डूबे रहते थे। गवर्नमेंट की लैंड रिफॉर्म पॉलिसी स्लो थी और लैंडलॉर्ड्स लूपहोल्स ढूंढकर बच जाते थे। इसी वजह से विलेज में टेंशन बढ़ रही थी। रिच लैंडलॉर्ड्स वर्सेस पुअर पीजेंट्स को कॉन्फ्लिक्ट वायलेंट होते जा रहे थे। तभी आते हैं विनोबा भावे। अब वो कौन थे? वो थे महात्मा गांधी के क्लोज फॉलोअर, स्पिरिचुअल थे, जेंटल थे और बहुत रिस्पेक्टेड थे। गांव गांव में चलकर लोगों से डायरेक्टली बात करते थे। उनका बिलीव था कि सोशल जस्टिस बिना फोर्स के पॉसिबल है। उन्होंने बुधन का आइडिया दिया जिसके सिंपल मतलब था लैंड गिफ्ट। ओके, तो बुधन मूवमेंट था क्या? बुधन मूवमेंट, विनोबा भावे जो थे विलेजेस में जाकर रिच लैंडलॉर्ड से कहते थे अपनी ज़मीन का एक हिस्सा लैंडलेस लोगों को वॉलेंट्री दे दो। हम लोगों ने ट्रस्टशिप चैप्टर पढ़ी थी, या तो इसमें कोई थ्रेट नहीं था, कोई वायलेंस नहीं था, सिर्फ एक मॉरल परसुएशन था। उनका मानना था कि रिच को ह्यूमैनिटी से लैंड शेयर करनी चाहिए, सोसाइटी कॉपरेशन पर बेस्ड होनी चाहिए और एक पावरफुल रेवोल्यूशन पॉसिबल है। बेसिकली पावरफुल पीसफुल रेवोल्यूशन पॉसिबल है।
तो मूवमेंट लेट 1940s में स्टार्ट हुआ और 1950s में ग्रो किया। तो भूधन सिर्फ लैंड के बारे में नहीं था। बुक्स ने आपकी साफ कहा है कि ये बिल्कुल भी सिर्फ और सिर्फ लैंड के बारे में नहीं था। भूधन कहते थे बेसिकली सर्वोदया सोसाइटी की तरफ पहला स्टेप। सर्वोदया क्या होता है? सबका वेलफेयर। ओके, सबका वेलफेयर यानी सबका उदय। तो विनोबा एक कंप्लीट रूरल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, एक पीसफुल इकोनॉमिक सोशल रेवोल्यूशन। तो 1963 तक ये मूवमेंट के 3 मेजर गोल्स सेट हुए। ग्रामधन विलेज बनाना। ग्रामधन यानी विलेज गिफ्ट। यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं, पूरे गांव मिलकर अपनी लैंड कम्युनिटी को गिफ्ट कर रही थी। फिर लैंड को नीड के बेसिस पे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। तो ये एक कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन था ग्रामधन विलेज में। दूसरी थी खादी और विलेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। तो इसमें गोल था विलेज को सेल्फ सफिशिएंट बनाना ताकि पॉवर्टी कम हो सके, लोकल एम्प्लॉयमेंट मिले और गांधीयन सिंपल लिविंग प्लस लोकल प्रोडक्शन को रिवाइव किया जा सके। और तीसरी थी शांति सेना यानी पीस आर्मी क्रिएट करना। ये बहुत यूनिक था क्योंकि विनोवा ने कुछ ग्रुप्स ट्रेन किए विलेज वायलेंस प्रिवेंट करने के लिए। विलेज में जो वायलेंस बढ़ रहा था उन्हें प्रिवेंट करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए, कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक ग्रुप्स के बीच हारमोनी मेंटेन करने के लिए यानी शांति बनाए रखने के लिए। तो ये लोगों को पीस कीपर जैसे थे बिना वेपन्स के। तो लोगों ने क्यों इस बूदन मूवमेंट को सपोर्ट किया? क्योंकि लैंडलेस पीजेंट्स को होप मिली, लैंडलॉर्ड्स बिनोवा का मॉरल इन्फ्लुएंस, बेसिकली लैंडलॉर्ड जो थे बिनोवा के मॉरल इन्फ्लुएंस को रिस्पेक्ट करते थे एंड गांधीयन आइडियोलॉजी पर ट्रस्ट था। पार्टीशन के बाद लोग वायलेंस फ्री सोल्यूशन चाहते थे। अब देखो ये मूवमेंट चली, पर ये मूवमेंट का डिक्लाइन हो गया। क्यों नहीं? क्योंकि फॉलोअप स्ट्रांग नहीं था, फ्यूचर लीडर्स की परसुएशंस वीक थी, लैंड जो डोनेट की गई थी कभी कभी यूजेबल थी ही नहीं, स्टेट पॉलिसीज अलाइन नहीं होती थी और लैंडलॉर्ड्स लूपहोल ढूंढ ही लेते थे। इंडिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था और सर्वोदया वीक पड़ रहा था। बट बुधन ने प्रूव किया कि नॉन वायलेंट मूवमेंट रियल लाइफ में काम करता है। इनसे इसने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में सत्याग्रह की क्रेडिबिलिटी वापस लाई। तो ये था आपका भूधन, ओके आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, भूधन मूवमेंट 1940s। माफ करना अगर प्रोनाउंसिएशन गलती हो जाए तो। ओके, नाउ द नेक्स्ट, ये था न्यू फार्मर मूवमेंट 1980s में। तो ये 1980s में इंडिया एक एग्रीकल्चर क्राइसिस फेस कर रही होती है। तो बैकग्राउंड क्या है, क्या गलत हो रहा था ये समझो। फार्मर स्ट्रगल कर रहे थे बिकॉज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सबके कॉस्ट बढ़ रहे थे। क्रॉप्स की सेलिंग प्राइस बहुत लो थी और मिडिल मैन जो थे वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को फेवर कर रही थी, फार्मर्स को नहीं। फार्मर्स डेप्ट में जा रहे थे, प्रॉफिट ऑलमोस्ट ज़ीरो था। इससे फ्रस्ट्रेशन ह्यूज हो जाती है और मूवमेंट कहाँ स्टार्ट होता है? महाराष्ट्र में। और ये इसे लीड करते हैं शेटकारी शेटकारी संघटना, बेसिकली शरद जोशी। इसका स्टार्ट होने का रीज़न था अनियन प्राइसेस जो थी बहुत ज़्यादा लो थी और फार्मर्स जो थे रिम्यूनरेशन डिमांड कर रहे थे, मतलब कि फेयर प्राइसेस की डिमांड कर रहे थे। फिर सिमिलर मूवमेंट स्टार्ट होते हैं कर्नाटका में, जहाँ कर्नाटका राज्य रत्न सिंह संघा कर रहे थे लीड, एंड उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन और चौधरी। बेसिकली आपको नाम पे उतना नहीं जाना, आपको बस फोकस करना है कि महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई और फिर जाके वो कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में भी फैलने लगी। तो ये टाइम के साथ बेसिकली ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ और ये मूवमेंट ने क्या क्या अचीव किया ये समझो। इंडिया के फार्मर्स को देखने का नज़रिया बदल दिया। 1980s का पहला फार्मर्स को पुअर पीजेंट बोला जाता था। 1980s के पहले फार्मर को पुअर पीजेंट्स कहा जाता था, उनके इश्यूज को इग्नोर किया जाता था और पॉलिसी मेकर्स एग्रीकल्चर को सीरियसली नहीं लेते थे। और मूवमेंट के बाद फार्मर्स इशू नेशनल इशू बन गया।
गवर्नमेंट को फार्मर डिस्ट्रेस डिस्कस करना पड़ता था और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट बन गया। तो ये एक पैराडिगम शिफ्ट था, मतलब थिंकिंग में बहुत बड़ा बदलाव था। तो इस मूवमेंट ने क्या बड़ा अचीव किया? बेसिकली बड़ा तो अचीव बहुत कुछ किया, जैसे हम लोगों ने सारे डिटेल्स पढ़ लिए, लेकिन ये मूवमेंट जो था एक पॉलिटिकल फोर्स, मतलब पॉलिटिकल फोर्स की तरह बड़ा क्यों नहीं बना? तो इसलिए नहीं बना उसके क्यों कि कुछ रीजंस थे। पहला था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंट ग्रुप्स आपस में ही लड़ते थे इंटरनली। इसमें कोई रेडिकल सोशल एजेंडा नहीं था। उन्होंने कभी लैंड रिफॉर्म, मार्जिनल फार्मर के राइट, दलित के प्रोटेक्शन, सोशल इंजस्टिस, इन इन तरह की सोशल एजेंडास की कभी डिमांड ही नहीं थी। फोकस मेनली था रिचर मार्केट ओरिएंटेड फार्मर्स पर। सो पुअर फार्मर्स, लेबर, दलित, उनसे डिस्कनेक्ट फील होती थी। और इस मूवमेंट की जो थी लिमिटेड एरियाज थी। मूवमेंट मेनली उन रीजन्स में हुए जहां वेल्दी फार्मर्स थे, नेशनल वाइड स्प्रेड नहीं हुआ। ओके, सो क्या ये जो मूवमेंट था, क्या ये गांधीयन आइडियल्स को रिप्रेजेंट करता था, रिफ्लेक्ट करता था? हाँ करता था, क्योंकि इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट यूज़ किए, वायलेंस अवॉइड किया और नॉन वायलेंट मोबिलाइजेशन से मासेस को यूनाइट किया और इनजस्टिस को करेक्ट करने की कोशिश की। तो स्पिरिट में ये मूवमेंट गांधीयन फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस था। गॉट इट? अब चलो कुछ नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है हमारा प्यारा सा चिपको मूवमेंट 1973 में। देखो, चिपको का मतलब होता है चिपकना या गले लगाना, लाइक लिटरली गले लगाना। देखो, बैकग्राउंड तो दिया नहीं है आपके बुक में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हिमालय विलेज जो थी, हिमालयन विलेज, आज का उत्तराखंड में, लोग अपनी डेली लाइफ के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं। किस लिए करते हैं? फायर रूट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, फॉडर के लिए, घर बनाने का सामान, रोज के सर्वाइवल के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट कटिंग का कॉन्ट्रैक्ट बिग टिम्बर कंपनीज को दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने थाउजेंड्स ऑफ ट्री कट कर दिए, जिसकी वजह से फॉरेस्ट खत्म हो गई, मिट्टी लूज हो गई, बेसिकली लैंडस्लाइडिंग, और लैंडस्लाइडिंग्स बढ़ गई, सॉइल इरोजन हुआ, यू नो फ्लड ज़्यादा डेंजरस हो गए। औरतों को फायरवुड लाने के लिए बहुत दूर चलना पड़ता था। तो 1970s में अलकनंदा वैली में एक बड़ा फ्लड आया। तब विलेजर्स को समझ आया कि जंगल नहीं है तो लाइफ नहीं है। तो ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ? एक दिन रैनी विलेज की वुमेन्स ने देखा कि कुछ लोग एक्सेस लेकर फॉरेस्ट में आ गए। ये कॉन्ट्रैक्टर के लोग थे। विलेज के मेन को जानबूझकर दूर भेज दिया गया था, बट वुमेन ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने क्या किया? ट्रीज को हक कर लिया और बोला पहले हमें काटना पड़ेगा तब ट्री काटना। वुमेन्स ने फॉरेस्ट में शिफ्ट बनाकर डे नाइट वॉच किया। तो बेसिकली इसमें आपको इतना याद रखना है कि किसने इस मूवमेंट को लीड किया था। इस मूवमेंट को लीड किया था सुंदरलाल भागुना, जो कि एक गांधीयन इन्वायरमेंटलिस्ट थे। गौरा देवी रेनी की फियरलेस लीडर थी, और गुंगा देवी जो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। तो ये था वेमेन लेड मूवमेंट। वेमेन ही इस मूवमेंट की बैकबोन थी, और इससे विक्ट्री आती है। गवर्नमेंट ने उत्तराखंड रीजन में कमर्शियल ग्रीन फेलिंग पर कंप्लीट बैन लगा दिया था, और चिपको मूवमेंट दुनिया भर में फेमस हो गया था एज अ पीपल लेड नॉन वायलेंट वेमेन लेड इन्वायरमेंट मूवमेंट की तरह। ओके, अब देखो, जंगल बचाओ आंदोलन 1970s में होता है। तो इसमें होता है कि सेव द फॉरेस्ट मूवमेंट। तो इसका बैकग्राउंड भी मैं थोड़ा बता देती हूँ कि 1970s में इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया कि नेचुरल साल फॉरेस्ट को कट करके टीक प्लांटेशन लगाई जाएंगी। कहाँ? बिहार रीजन में। रीज़न क्या था? टीक ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू देता था, लेकिन ट्राइबल्स ने अपोज किया। उनका कहना था साल हमारा घर है, टीक से हमें कोई फ़ायदा नहीं। ट्राइबल्स के लिए साल फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता था? साल लीव्स, जो से वो प्लेट्स की तरह यूज़ करते थे। सैलरेशन यानी कि इनकम थी उनकी। फ्रूट्स एंड हर्ब्स, तो वो फूड की तरह भी थे। साल फॉरेस्ट जो थे एक कल्चरल आइडेंटिटी भी था। और नेचुरल फॉरेस्ट का काम था एनिमल्स से और फ्लड से प्रोटेक्शन देना।
तो साल को टीक से रिप्लेस करने का मतलब था लाइवलीहुड का लॉस, कल्चरल लॉस एंड बायोडाइवर्सिटी का लॉस। तो प्रोटेस्ट हुए, ट्राइबल्स ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, झुंड बनाकर अपोज किया, कटिंग एक्टिविटीज को रोका और ट्री के सामने खड़े हो गए, रैलीज और मार्चेस किए। और ये मूवमेंट बिहार से शुरू हुआ, फिर स्प्रेड हुआ ओडिशा एंड झारखंड में भी। ये एक स्ट्रॉन्ग लोकल नॉन वायलेंट ट्राइबल मूवमेंट था। ओके, नेक्स्ट है साइलेंट वैली मूवमेंट, जो 1970s से 1980s के बीच होता है। तो ये होता कहाँ है? केरला में। साइलेंट वैलीज जो आज के टाइम में है इंडिया का लास्ट अनटच्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अब मैं इसका भी बैकग्राउंड बताती हूँ कि साइलेंट वैली एक क्या था, हाईली डाइवर्स एवरग्रीन फॉरेस्ट थी, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज थे, रेयर एनिमल्स थे, कुंती रिवर फ्लो करती है और डेंस बायोडाइवर्सिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत पुराने ट्रीज हैं। तो 1973 में केरला गवर्नमेंट ने प्लान बनाया, कुंती रिवर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनेगा, लेकिन डैम से पूरा फॉरेस्ट फ्लड हो जाता, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाते। साइंटिस्ट, टीचर्स, स्टूडेंट्स, विलेजर्स, पोएट्स, एक्टिविस्ट सब यूनाइट हो गए। ओके, नेचर प्रोटेस्ट का कैसा था? नॉन वायलेंट था, पीसफुल मार्चेस थी, अवेयरनेस कैंपेन हुए, पब्लिक मीटिंग्स, इन्वायरमेंट एजुकेशन, मीडिया प्रेशर बनाया गया और गवर्नमेंट्स को बहुत सारे लेटर्स लिखे गए। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक इंटेलेक्चुअल पब्लिक पार्टिसिपेशन का परफेक्ट मिक्स था। तो इसका आउटकम क्या आया? 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डैम प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया, साइलेंट वैली को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। ये इंडिया की बिगेस्ट इन्वायरमेंटल विक्ट्रीज में से एक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो 1985 में आया। तो इसमें था सेव नर्मदा मूवमेंट, इंडिया का मोस्ट फेमस नॉन वायलेंट इन्वायरमेंटल प्लस जस्टिस सोशल जस्टिस मूवमेंट था। कैसे? देखो, बैकग्राउंड इसका समझना। गवर्नमेंट ने नर्मदा रिवर पर बहुत सारे बिग डैम्स प्लान किए, जिसमें सबसे बड़ा था सरदार सरोवर डैम। इसके बेनिफिट्स क्या होते? वाटर होती, इलेक्ट्रिसिटी होती, पर किसकी बलि चढ़ती? ट्राइबल्स की, फार्मर्स की, फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, फिशरमैन की और पुअर विलेजर्स की। डैम से विलेज डूब जाते, फॉरेस्ट खत्म हो जाती, लैक्स ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड हो जाते, स्कूल, टेम्पल्स, होम सब ड्रोन हो जाते। तो रिहैबिलिटेशन काफ़ी वीक थी, मतलब यहाँ से वहाँ रिहैबिलिट करना काफ़ी वीक था, कॉम्पनसेशन काफ़ी अनफेयर था। तो ये लोग इनजस्टिस, बेसिकली ये इनजस्टिस लग रहा था। तो जब ये आंदोलन जो बेसिकली प्रोटेस्ट है इसकी बिगिनिंग हुई, तो इसकी बिगिनिंग होती है 1885 से। लीडर थे मेधा पाटकर एंड लोकल ट्राइबल लीडर्स और सोशल एक्टिविस्ट भी। उन्होंने सवाल उठाया कि डेवलपमेंट का प्राइस सिर्फ पुअर लोग क्यों उठाएं, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन कैसे होगा और बिग डैम्स के ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो मेथड्स क्या क्या थे इस मूवमेंट के? नॉन वायलेंट था, हंगर स्ट्राइक्स हुए, लॉन्ग मार्चेस हुए, सिट इन्स हुए, कोर्ट पेटिशंस फाइल की गई, मीडिया आउटरीच हुआ, पब्लिक सपोर्ट मिला और फैक्ट फाइंडिंग मिशन। तो मेधा पाटकर जो थे अपने फास्ट के लिए फेमस थे। ओके, तो सबसे बड़ा मेजर अचीवमेंट मिलता है यहाँ मेधा पाटकर से। तो इस मूवमेंट ने वर्ल्ड बैंक को प्रोजेक्ट रिव्यू करने पर मजबूर कर दिया। एक इंडिपेंडेंट टीम ने फ्लॉज पॉइंट आउट किए और 1995 में वर्ल्ड बैंक ने, जिन्होंने फंडिंग दी थी डैम्स बनाने के लिए, उन्होंने अपनी फंडिंग को विड्रॉ कर लिया। और ये एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक मोमेंट था। तो इसमें लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी फेस किए गए। मूवमेंट्स ने फेस किया पुलिस वायलेंस, लाठी चार्जेस, अरेस्ट, मीडिया प्रेशर एंड पॉलिटिकल इग्नोरेंस, लेकिन मूवमेंट नॉन वायलेंट ही रहा। ओके, इसीलिए ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्या कह सकते मूवमेंट था। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रोहिबिशन मूवमेंट, एंटी अरैक लिक्वर मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश 1993 to 1994। इट इज़ अ ह्यूज टॉपिक, बट मैं आपको कंसेप्ट, इसके टॉपिक के एसेंस को समझा देती हूँ। देखो, ये मूवमेंट स्टार्ट होता है 1993 से 1994 के टाइम में आंध्र प्रदेश में।
और इंडिया का एक सबसे पावरफुल वुमेन लेड नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट था। इसका मेन डिमांड थी सस्ते लोकल शराब यानी अरैक की सेल को टोटली बैन किया जाए, क्योंकि ये पुअर फैमिलीज को मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब देखो बैकग्राउंड समझो। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है लॉ के थ्रू अल्कोहल को बैन करना, जबकि टेम्परेंस का मतलब होता है अपनी मर्जी से अल्कोहल अवॉइड करना। गांधी जी प्रोहिबिशन के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। उनका मानना था कि अल्कोहल एक अनमिटिगेटेड एविल है। मतलब कि उन्होंने तीन चीजें सजेस्ट की: इलिसिट लिक्वर पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, पब्लिक ड्रंकनेस पर पनिशमेंट, विमेन लेड सोशल कैंपेन ताकि लोगों को एडिक्शन से दूर रखा जा सके। इन्हीं आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करती है इन आइडियाज़ का इन्फ्लुएंस आर्टिकल्स 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी दिखता है, जहां स्टेट को एडवाइस की जाती है कि अल्कोहल को ग्रेजुअली प्रोहिबिट करें। पर गुजरात के अलावा ज़्यादा स्टेट्स इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो कॉज क्या था इस मूवमेंट का? आंध्र प्रदेश में चीप लिक्वर्स जो थे उनका कंजम्पशन बहुत बढ़ चुका था। इसकी वजह से घर के पैसे शराब में वेस्ट हो रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा था, लोग घर के सामने शराब के लिए बेसिकली लोग घर के सामान शराब के लिए बेच रहे थे, और पुअर फैमिलीज और भी गरीब हो रही थी। और सबसे ज़्यादा सफरिंग किसे होती थी? वेमेंस को। उस पर गवर्नमेंट उस पर गवर्नमेंट भी लिक्विड रेवेन्यू पर डिपेंड थी। इससे उनका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया। तो ये मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, मूवमेंट की शुरुआत होती है दुब दुबागुंता विलेज से। दुबागुंता विलेज से हुई। एक एल्डरली वुमेन जिसका नाम था रोसामा, जो एक अडल्ट एजुकेशन क्लासेस से इन्फ्लुएंस थी, उसने ओपनली शराब की बेचने वाले पर सवाल उठाया। विलेज की वेमेंस ने अरैक कॉन्ट्रैक्टर्स को रोकना शुरू किया। फिर धीरे धीरे प्रोटेस्ट गांव गांव से फैलता गया, बस सोशल नेटवर्क और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। ये पहली बार जब रूरल वेमेन घर की बाउंड्रीज बेसिकली ये पहली बार था कि जब रूरल वेमेन जो थी घर की बाउंड्रीज क्रॉस करके पब्लिक प्रोटेस्ट में एक्टिवली उतर रही थी। एक बड़ा चैलेंज था, यू नो एक बड़ा चैलेंज था पेट्रियार्की। अब देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ रोल विमेन के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस एंड मीडिया का भी था। कई ग्रुप्स मूवमेंट का हिस्सा बने, लाइक जैसे कि महिला ग्रुप, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, स्टूडेंट ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टी। इन सब ने मिलकर वेमेन को मोबिलाइज किया, रैलीज ऑर्गेनाइज की और गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया। पर सबसे बड़ा बूस्ट मिला तब जब तेलुगु न्यूज़पेपर एंडू एंडू से जिसे ने एंडू थे जिसने मूवमेंट को मैसिव कवरेज दिया। इससे अवेयरनेस लाइटनिंग स्पीड से फैला और विलेजेस प्रोटेस्ट में जुट गए। अब देखो, इस प्रोटेस्ट का फॉर्म क्या था? ऑब्वियसली नॉन वायलेंट था। धरनास थे, रैलीज थी, लिक्वर शॉप के सामने पिकेटिंग करते थे, साइंस लेके खड़े हो जाना कि शराब बंद करो, लिक्वर सैचेट्स को जलाना, बॉटल्स तोड़ना, ड्रंक आदमियों पर फाइन लगाना और मेन से पब्लिकल ओथ दिलवाना कि वो शराब नहीं पिएंगे। तो वेमेन को पुलिस से लाठी चार्जेस, अरेस्ट, लिक्वर कॉन्ट्रैक्टर्स से थ्रेट तक फेस करना पड़ा, पर वो पीछे नहीं हटे। ओके, तो अब इसमें गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था? जब मूवमेंट पूरा स्टेट कवर कर गया तो पॉलिटिकल लीडर्स पैनिक होने लगे। या जब मूवमेंट पूरे स्टेट में फैल गया तो पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उस वक्त पैनिक करने लगे, और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 1994 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एरेक पर पार्शियल प्रोहिबिशन लगा दिया। सो बेसिकली क्या मूवमेंट सक्सेसफुल क्यों हुआ? सबसे पहले तो इशू जो था सिंपल था और क्लियर था। विमेन का मैसिव पार्टिसिपेशन था, मीडिया का सॉलिड सपोर्ट था, एंड वॉलेंट्री ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल
ग्रुप्स की भी कोऑर्डिनेशन थी और सबसे इम्पोर्टेंट था ये पूरे तरह से डिसिप्लिन था नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट पर। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि ये बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल मूवमेंट बना। अब और दो लास्ट के बच्चे हैं, इसे भी समझ लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जन लोकपाल बिल, एंटी करप्शन मूवमेंट बाय अन्ना हजारे। देखो 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट जो अन्ना हजारे लीड किया, उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में नॉन वायलेंट मास प्रोटेस्ट में से एक था। ये मूवमेंट तब शुरू होता है जब अन्ना हजारे ने 5 अप्रैल 2011 में जंतर मंतर न्यू दिल्ली में हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया। उनकी मेन डिमांड थी जन लोकपाल बिल पास करना। अब ये जन लोकपाल बिल था क्या, यानी सिटीजन, बेसिकली ये एक प्रपोजल था कि एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल एंटी करप्शन बॉडी बनाई जाए जिसका नाम होता जन लोकपाल। ये बॉडी पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के करप्शन केसेस इन्वेस्ट करती, वो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बिना। इस बिल के ड्राफ्ट करने में सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, लॉयर्स और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स का बड़ा रोल था। मूवमेंट जल्दी नेशनल वाइड बेसिकली मूवमेंट जल्दी ही नेशन वाइड अटेंशन में आ गया क्योंकि लोग पहले से ही करप्शन स्कैंडल्स से परेशान थे। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, सीनियर सिटीजन, हर बैकग्राउंड के लोग मार्चेस, सिट इन, कैंडल लाइट और सोशल मीडिया कैंपेन में जुट गए। ये इंडिया का पहला मूवमेंट में से एक था जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का मैसिव यूज़ हुआ। प्रोटेस्ट पीसफुल था लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल था। इस मूवमेंट का प्रेशर इतना स्ट्रांग था कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिजाइन करना पड़ा, जो ड्राफ्ट बिल को रिव्यू कर रहे थे। आखिर में गवर्नमेंट ने डिस्कशन अग्री किया और बिल पार्लियामेंट में लाए। फाइनल एक्ट एक्टिविस्ट के ओरिजिनल ड्राफ्ट से अलग था, पर फिर भी मूवमेंट ने प्रूव किया कि कलेक्टिव नॉन वायलेंट एक्शन और सिटीजन पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में कितनी बड़ी फोर्स बन सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूवमेंट इज अबाउट निर्भया मूवमेंट 2012। निर्भया मूवमेंट दिसंबर 2012 में शुरू हुआ जब दिल्ली में एक यंग वुमेन के साथ ब्रूटल गैंग रेप होता है, जो कि 16 दिसंबर 2012 में था। तो इस घटना से पूरे देश में शॉक कर दिया। ओके, बेसिकली इस घटना ने पूरे देश को शॉक कर दिया और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजार लोग, स्पेशली यूथ, इंडिया के कई सिटीज में स्ट्रीट पर आ गए, जस्टिस और वेमेन सेफ्टी के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। ये मूवमेंट स्पेशल था क्योंकि स्पॉन्टेनियस था, लीडरलेस था और नेशन वाइड फैल गया। ओके, लोग मार्चेस, कैंडल लाइट और पीसफुल डेमोस्ट्रेशन कर रहे थे। सोशल मीडिया ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स को ब्लैक डॉट में चेंज किया और ऑनलाइन पिटिशन में थाउजेंड्स ऑफ सिग्नेचर कलेक्ट हुए और डिमांड की गई स्ट्रिक्टर लॉ की अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस। पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई टू रिव्यू लॉ रिलेटेड टू सेक्सुअल असॉल्ट। इसके बाद क्रिमिनल लॉज को अमेंड किया गया, एक्ट 2013 पास हुआ, जिसमें रेप, स्टॉकिंग, एसिड अटैक्स और हैरासमेंट जैसे क्राइम्स के लिए पनिशमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई गई। गवर्नमेंट ने ये मेजर्स भी अनाउंस किए, जैसे कि वुमेन्स हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस इम्प्रूव की। निर्भया मूवमेंट एक टर्निंग पॉइंट बना इंडिया के वुमेन्स सेफ्टी स्ट्रगल में। इसने दिखाया कि कलेक्टिव पब्लिक आउटरीच जब नॉन वायलेंट तरीके से एक्सप्रेस होती है तो स्टेट को पावरफुल लीगल रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं और अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो हम लोगों ने नॉन वायलेंट पे कवर किया। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि आपने ये सब टॉपिक्स जो थे टोटल कितने 9 की सब टॉपिक्स थे डिटेल में कवर किया। तो अगर आपके एग्जाम में आ गया कि व्हाट आर दी नॉन मूवमेंट स्ट्रगल्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कैसे आप 400 वर्ड्स में आंसर लिखोगे? यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? वेल, मैं आपको एक शॉर्ट रिविजन बता देती हूँ उसका, अगर आप चाहो तो। वेल, चाह लो मतलब मैं बता ही देती हूँ, किसी को ज़रूरत पड़ गई तो पढ़ लेना, वरना वैसे तो ये आपका चैप्टर एंड हो गया। देखो, मैं कॉन्क्लूड कर देती हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए
जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस है ना, जैसे क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस ही नहीं है। देखो क्वेश्चंस अगर आ गए और आपको सबके बारे में लिखना है, ठीक है। नॉन वायलेंट मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो देखो इतना ही याद रखना कि नॉन वायलेंस मूवमेंट इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल का एक कोर प्रिंसिपल था, स्पेशली महात्मा गांधी के लीडरशिप के अंडर। नॉन वायलेंस का मतलब ये था कि इनजस्टिस को अपोज करना विदाउट हेट्रेड और विदाउट फिजिकल फोर्स। इंडिपेंडेंस के बाद भी गांधीयन मेथड्स जैसे सत्याग्रह, पीसफुल मूवमेंट्स, ये सब बेसिकली क्या थे, प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक्स और मास मोबिलाइजेशन ने बहुत सारे सोशल, एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल मूवमेंट को इंस्पायर किया। ये नॉन वायलेंट मूवमेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मर राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, करप्शन, अल्कोहलिज्म और वुमेन सेफ्टी जैसे इश्यूज को एड्रेस करता है। सबसे पहला था भूदन मूवमेंट, जो लेट 1940 से स्टार्ट किया था। देखो मैं आपको ना एक कॉन्क्लूजन बता रही हूँ कि अगर आपको एग्जाम में आ गया ना, तो आप कितना ही लिख के अपने 400 आंसर्स कंप्लीट कर सकते हो। इसमें जो थे आचार्य विनोबा भावे ने लीड किया ये मूवमेंट। इसका मेन एम था लैंडलेस पीजेंट्स के लिए लैंड कलेक्ट करना, वो भी वॉलेंट्री डोनेशन के थ्रू वेल्दी लैंड ओनर्स से। ये मूवमेंट सर्वोदया विजन का पार्ट था, एक कोऑपरेटिव नॉन वायलेंट सोसाइटी क्रिएट करने का ड्रीम। मूवमेंट के अंदर ग्रामदान विलेज का आइडिया आया, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज प्रमोट की गई और शांति सेना को भी बनाया गया, पीस कीपिंग आर्मी, टू प्रिवेंट वायलेंस। लेटर मूवमेंट की मोमेंटम कम हो गई, लेकिन इसने पीसफुल सोशल रिफॉर्म पर लोगों का फेथ रिवाइव किया। ओके, दूसरा था न्यू फार्मर मूवमेंट। ये मूवमेंट एग्रीकल्चर क्राइसिस के वजह से राइज हुआ, लो फार्म इनकम, हाई इनपुट कॉस्ट और अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज की वजह से फार्मर स्ट्रगल कर रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि शेतकारी संगठन, कर्नाटका राज्य और भारतीय जनता, बेसिकली भारतीय किसान यूनियन ने फेयर प्राइसेस और बेटर पॉलिसीज की डिमांड की। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इम्पैक्ट लिमिटेड रहा, पर इन मूवमेंट्स का जो हाँ, इन मूवमेंट्स का जो इम्पैक्ट था लिमिटेड रहा, पर इन मूवमेंट ने नेशनल नेशनल डिस्कोर्सर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया और रूरल डिस्ट्रेस को हाईलाइट किया। अब देखो चिपको मूवमेंट क्या था, ये मूवमेंट क्या था, उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ। इससे इकोलॉजिकल मूवमेंट में भी विलेजर्स स्पेशली वुमेन्स ने ट्री को हक करते हुए ताकि कमर्शियल लॉगिंग ना हो। सुंदरलाल, गौरा देवी और भी कुछ लीडर्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया। गवर्नमेंट ने बाद में ग्रीन फेलिंग पर बेसिकली ग्रीन फेलिंग पर बैन लगा दिया। चिपको मूवमेंट ग्लोबल सिंबल बन जाता है नॉन वायलेंट इन्वायरमेंटलिज्म इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म का। अब देखो जंगल बचाओ आंदोलन क्या था, बिहार में स्टार्ट हुआ जब गवर्नमेंट ने क्या किया, नेचुरल साल फॉरेस्ट को टीक प्लांटेशन से रिप्लेस करने की कोशिश की। ट्राइबल ने प्रोटेस्ट किया तो प्रोटेक्ट देयर इन्वायरमेंट एंड लाइवलीहुड। मूवमेंट आगे जाके कहाँ फैलता है, उड़ीसा और झारखंड तक स्प्रेड हो जाता है। फिर आता है साइलेंट वैली मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या था, केरला में था, एवरग्रीन साइलेंट वैली फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जिससे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कारण सबमर्ज होने का थ्रेट था। एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट और लोकल कम्युनिटीज ने पीसफुली यूनाइट होकर प्रोटेस्ट किया। इस मूवमेंट का रिजल्ट था कि साइलेंट वैली को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया और नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। अब देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या था, मेधा पाटकर की लीडरशिप में ये मूवमेंट सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट था। मूवमेंट का मेन डिमांड क्या था, डिस्प्लेस लोगों के लिए जस्टिस, हंगर स्ट्राइक्स, मार्चेस और मीडिया कैंपेन के थ्रू मूवमेंट ने रिहैबिलिटेशन और इन्वायरमेंटल इश्यूज को हाईलाइट किए। और 1990 में फाइनली वर्ल्ड बैंक ने फंड विदड्रू किया और ये मूवमेंट एक मेजर विक्ट्री थी। अब देखो एंटी अरैक मूवमेंट, ओके, इसमें ये मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, दुबंग गुंटा विलेज की वुमेन्स ने शुरू किया, जो अल्कोहलिज्म, डोमेस्टिक वायलेंस और पॉवर्टी को सफ़र कर रहे थे। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्निकुलर मीडिया, स्पेशली इनेंडू जो तेलुगु न्यूज़पेपर थे, उन्होंने सपोर्ट दिखाया। थ्रेट्स जो थी आए, लाठी चार्जेस और अरेस्ट के बावजूद वुमेन ने पीसफुल, सो बेसिकली थ्रेट्स, लाठी चार्जेस और अरेस्ट के बावजूद वुमेन पीसफुल रही।
उनके सस्टेन्ड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ने गवर्नमेंट को पार्शियल प्रोहिबिशन इंट्रोड्यूस करने पर मजबूर कर दिया। अब जन लोकपाल एंटी करप्शन क्या था? अन्ना हजारे ने लीडरशिप में ये नेशन वाइड मूवमेंट हुआ। मूवमेंट का एम था जन लोकपाल बिल को पास करवाना ताकि एक इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन अथॉरिटी क्रिएट हो। अन्ना हजारे का हंगर स्ट्राइक जंतर मंतर में हुआ था न्यू दिल्ली में। मिलियंस ऑफ लोगों को मोबिलाइज किया गया और गवर्नमेंट को एक्शन लेने पर फोर्स किया। ये एक कलेक्टिव नॉन वायलेंट मूवमेंट था जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। एंड निर्भया मूवमेंट जो 2012 में हुआ, दिल्ली गैंगरेप के बाद पूरे इंडिया में सिटीजन पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए उतर गए, डिमांडिंग स्ट्रॉन्गर लॉज फॉर वुमेन सेफ्टी। ये मूवमेंट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 और वुमेन प्रोटेक्शन के लिए रिफॉर्म का रीज़न बना। ओके, आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर मैं कंक्लूजन में बताऊं तो इन पूरे चैप्टर में हमने समझा कि इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया में नॉन वायलेंस एक पावरफुल टूल बना और गांधी जी के आइडियाज सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल तक लिमिटेड नहीं थे। उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए भी लोगों को इंस्पायर किया। हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग कम्युनिटीज़, विमेन ग्रुप, फार्मर, ट्राइबल और यूथ ने शांतिपूर्वक तरीके से अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई, चाहे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, फार्मर्स इनजस्टिस हो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो एंड करप्शन के खिलाफ हो या वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड। सब जगह नॉन वायलेंट मूवमेंट ने रियल चेंज क्रिएट किया। ओवरऑल ये चैप्टर हमें ये बताता है कि अहिंसा कोई वीक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन और इम्पैक्टफुल मेथड है जिससे सोसाइटी को बिना वायलेंस के ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और ये भी है कि गांधीयन नॉन वायलेंस अभी भी इंडिया की डेमोक्रेटिक स्पिरिट का एक एसेंशियल हिस्सा है। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और check the description for the whole chapter playlist. Thank you so much for watching.